तुम्हें पता है सबसे डेंजरस बात क्या है कि शायद हमारी बॉडी को भी इस हीट की आदत होते जा रही है। पहले 35 डिग्रीज में हम एकदम परेशान हो जाते थे और फिर 40 डिग्रीज का टाइम आया और हमें हीट उतनी तंग नहीं करने लगी और अब 45 से 50 डिग्रीज के बीच में भी हम बस ये कहते हैं कि इट्स जस्ट नॉर्मल हीट, ये तो हर साल आना ही है। ये वीडियो उनके लिए है जो इस मिट्टी में अपना फ्यूचर देखते हैं, जो इंडिया को सिर्फ कंट्री नहीं घर मानते हैं। लेकिन सच क्या है, इंडिया धीरे धीरे अनइनहैबिटेबल यानी आम लोगों के लिए यहाँ रहना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। India and its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. और सबसे टेरिफाइंग बात पता है क्या है, हमें ये एबनॉर्मल हीट एबनॉर्मल लगती ही नहीं है। लेकिन एक सवाल, क्या ये सब अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। आज से 100 साल पहले 1920s में ब्रिटिश क्लाइमेट सर्वेयर्स ने इंडिया का सर्वे किया था। उन्होंने क्लियरली लिखा था कि इंडिया के कुछ रीजन्स हीट वल्नरेबल हैं और अगर यहाँ फॉरेस्ट को एग्रेसिवली काटा गया और सिटीज को बिना प्लानिंग के बनाई गई तो यहाँ की हीट एबनॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचो, जब 100 साल पहले वार्निंग मिल चुकी थी तो अब ये सिचुएशन कितनी खराब होगी। अगर रियलिटी इतनी ऑब्वियस है तो हमें सच दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कहानी सिर्फ गर्मी की नहीं है, डेटा की है, रिपोर्ट्स की है और ऐसे सिस्टम की भी है जो कभी कभी रियलिटी को दिखाता ही नहीं है उतनी ऑब्वियसली जितना वो एक्चुअली है। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस हीट वेव इजंट जस्ट अबाउट वेदर, इट्स अबाउट यू। और ये लाइन समझने के लिए चलो मिलते हैं अंकित से। दिल्ली के मई का महीना, दोपहर के 2:30 बजे हैं, बाहर 46 डिग्री टेम्परेचर है, सड़कें लिटरली तप रही है और हवा तो मानो ऐसी है कि जैसे लग रहा है कि पूरा शहर एक भट्टी के अंदर बंद है। 12th फ्लोर पर एक ग्लास ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर अंकित अपनी कंफर्टेबल चेयर पर बैठा हुआ है। एसी 18 डिग्री पर सेट है, अंदर दुनिया पूरी अलग है। टीवी पर एक न्यूज चल रही है। We have decided today to launch our Nagar One program, urban forest program in 200 corporation cities of India. पर ऑनेस्टली अंकित का ध्यान उस न्यूज पर है ही नहीं। वो लिटरली अपने जेब से फोन निकालता है और ट्वीट करता है, यार दिल्ली की हीट कितनी ज्यादा हो रखी है। फिर उसने अपना फूड डिलीवरी ऐप खोला और उसने फिर ऑर्डर मार दिया अपनी आइस लाटे। उसको लिटरली लगता है कि गर्मी बस एक वेदर अपडेट है, बस एक इनकन्वीनियंस है। उसको इसका कोई आइडिया नहीं है कि उसकी ऑफिस को ठंडा रखने के लिए जो बेसमेंट में कंप्रेसर्स चल रहे हैं और वो जो गर्म हवा बाहर छोड़ रहे हैं उससे शहर और ज्यादा गर्म हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी उसकी कूलिंग को पावर दे रही है वो लिटरली किसी दूर थर्मल प्लांट में कोल जलाने से हो रहा है। मतलब आयरनी समझ रहे हो? गर्मी से बचने के लिए हम एसी चलाते हैं, एसी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोल जलाते हैं, कोल जलाने से CO2 बढ़ती है और CO2 बढ़ने से वापस गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर हम और ज्यादा एसी चलाते हैं। अंकित के बस एक कॉफी के ऑर्डर से इस डोमिनो का पहला पत्ता गिर चुका था। वो आइस लाटे का ऑर्डर सीधा गया रमेश के पास। रमेश 34 साल, एक डिलीवरी पार्टनर है। उसने वो नोटिफिकेशन पिक किया, उसे एक्सेप्ट किया और बिना कुछ सोचे उसने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। दिल्ली की गर्मी अपनी पीक पर थी, बाहर टेम्परेचर हवा का ऑलमोस्ट 46 डिग्रीज होगा, लेकिन सड़क का कंक्रीट उससे भी गर्म। ट्रैफिक के बीच में बाइक चलाते हुए रमेश को घुटन फील हो रही थी, उसकी शर्ट पूरी भीग चुकी थी, हेलमेट के अंदर भी पसीना आ रहा था। पर प्रॉब्लम सिर्फ गर्मी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्मल पसीना जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है जिससे बॉडी ठंडी हो जाती है, पर ये पसीना सूख ही नहीं रहा था, उसकी बॉडी ठंडी हो ही नहीं रही थी। सिंपल लैंग्वेज में, जब हवा में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि पसीना सूखना ही बंद हो जाए तो बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है और बॉडी बाहर से नहीं अंदर से ओवरहीट होने लगती है। इसे ही साइंटिस्ट वेट बल्ब सिचुएशन कहते हैं। और वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्रीज में भी एक छांव में बैठे हुए इंसान को जो लगातार पानी पी रहा है मात्र 6 घंटे में मार सकता है। और रमेश तो फिर भी कड़ी धूप में था, वो चाहता तो थोड़ी देर बैठकर छांव में आराम कर सकता था, पर अगर वो आराम करता तो डिलीवरी लेट होती, डिलीवरी लेट होती तो उसकी रेटिंग डाउन होती, रेटिंग डाउन होता तो उसको पैसे कम मिलते। और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से रमेश जैसे 50 करोड़ डेली वेज वर्कर्स की इनकम 16% तक घट जाती है और इसीलिए वो बाइक चलाता रहा। फिर उसे अचानक से चक्कर आया, हार्ट तेजी से बीट कर रहा है, उसकी सांसें तेज हो रही है और वो बाइक समेत सड़क पर गिर जाता है। कोल्ड कॉफी सड़क पर बह जाती है। वहां से गुजर रहा एक ई रिक्शा वाला सुरेश रमेश को तुरंत उठाता है और भागते भागते सबसे क्लोजेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे एडमिट करता है। लेकिन हीट वेव के टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिचुएशन बहुत ही अलग होती है। इमरजेंसी वार्ड्स एकदम फुल होते हैं, डॉक्टर्स एग्जॉस्टेड होते हैं और कूलिंग बेड्स सारे ऑक्यूपाइड होते हैं।
जून 2024 की गर्मी याद है? दिल्ली के एम्स और आरएमएल जैसे हॉस्पिटल्स में 340 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस आए थे। कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है। नहीं डायरेक्टर को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री सही है, डेट देंगे तो घर चले जाए, फिर वापस आए। वो तो अब इन लोगों के ऊपर है। और उधर भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आज वैसा ही कुछ दिन था। डॉक्टर शर्मा रमेश की पल्स चेक करते हैं, डेड ऑन अराइवल। पर सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं थी, बात ये थी कि हॉस्पिटल फॉर्म में द रीजन ऑफ डेथ में लिखा गया कार्डियक अरेस्ट। हीट स्ट्रोक नहीं, एक्सट्रीम हीट नहीं, सिर्फ कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑफिशियली हीट डेथ प्रूफ करना लगभग नामुमकिन है, और जब डेथ्स ऑफिशियली काउंट ही नहीं होती तो क्राइसिस कभी उतना बड़ा दिखता ही नहीं। और ये पहली बार नहीं हो रहा था। बलिया यूपी का 2023 का इंसिडेंट याद करो। जिला हॉस्पिटल में एक्सट्रीम हीट और पावर कट से 3 दिन में 60 लोगों की डेथ हुई थी, पर ऑफिशियली मैक्सिमम केसेस को पुरानी बीमारी बता दिया गया। हीट वेव में वो सबसे ज़्यादा बुखार की होती है और चेतना डिस्टर्ब होने की होती है। तो बुखार वाली कंप्लेन नहीं है, चेस्ट पेन है, डिस्निया है, सांस फूलने की भी तकलीफ है। रमेश भी अब एक इनविजिबल नंबर बन चुका था, और सुरेश, उसने एक अनजान आदमी को बचाने के लिए अपने दिन की पीक अर्निंग टाइमिंग को 0 कर दिया था। उसके आज की पूरी दिहाड़ी 0 थी। शाम तक वो भी थक हार कर घर आ गया था। गर्मी की वजह से सर भारी लग रहा था, कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं, और घर क्या है, एक टीन की छत जो इस गर्मी में एकदम भट्टी की तरह गर्म हो चुकी है। सुरेश मन शांत करता है और पानी पीने के लिए उठता है। उसका गला एकदम सूख रहा है। सुरेश चिल्लाता है, पानी कहाँ है? सुनीता सुबह से धूप में टैंकर का घंटों इंतजार कर रही थी, और उसके बावजूद किस्मत में क्या था, बस एक आधी बाल्टी गंदा पानी। सुरेश का चिल्लाना सुनकर उसका भी सब्र टूट जाता है, और वो जो आधी बाल्टी पानी लाई थी उसको भी जमीन पे एकदम पटक देती है और गुस्से में उससे बहस करने लगती है। एक बार के लिए तो लगता है कि एक नॉर्मल झगड़ा है, एग्जॉशन है, गुस्सा है, पानी नहीं मिला तो कलेश हो रहा है। पर जब साइंटिफिक रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो रियलाइज होता है कि ये एक नॉर्मल झगड़ा नहीं है, यहाँ पर बायोलॉजी अपना खेल खेल रही है। एक्सट्रीम हीट में हमारे दिमाग का पैनिक सेंटर एमिगडाला ट्रिगर हो जाता है और हमारा लॉजिक सोचना बंद कर देता है। इसे साइंटिफिक टर्म्स में हीट हाइपोथेसिस कहते हैं, और यही रीजन है कि हीट वेव्स में डोमेस्टिक वायलेंस और रोड रेजेस के केसेस अचानक से स्पाइक कर जाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, सुनीता को उस कड़कती धूप में आधी बाल्टी पानी के लिए खड़ा किसने किया? गलती उस टैंकर वाले या भीड़ की नहीं थी, बल्कि पैसिफिक ओशन के अंदर चल रहे एक साइकिल की। नॉर्मली यहाँ ठंडी और गर्म हवाओं का एक बैलेंस होता है जिस पर इंडिया का मॉनसून और टेम्परेचर डिपेंड करता है, पर कभी कभी ये साइकिल ब्रेक हो जाती है, जिसे लोग एल नीनो भी कहते हैं। इससे मॉनसून अपना रास्ता भटक जाता है और ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पाता और सूख जाता है। और जब जमीन का पानी सूखता है तो हालत क्या होती है, ये अप्रैल 2026 में झारखंड की रियलिटी देख लो। वहाँ के गाँव में जब सारे हैंडपंप सूख गए तो लोग सूखी नदियों के पास गए, वहाँ हाथ से गड्ढा खोदा, चुल्लू से पानी निकाला और पीला पानी को छान कर पीने पे मजबूर हो गए। नाउ कमिंग बैक टू रमेश, 46 डिग्रीज के इस वेदर में वो भला अपनी जान दांव पे लगाने को क्यों तैयार था? इसका जवाब उसके गांव के खेतों में दबा हुआ है। मार्च का महीना था, फसल पकने वाली थी, सर्दी गई और तुरंत लू चालू हो गई। दिन इतने गर्म हो गए कि गेहूं की बाली बढ़ने से पहले ही सिकुड़ने लग गई। न्यूज में एक्सपर्ट्स इसे टर्मिनल हीट बोल रहे थे, पर रमेश इसे बस खराब फसल बोलता है। ट्यूबवेल रोज थोड़ा और नीचे जा रहा था, पानी कम होते जा रहा था। पर अजीब बात यह है ना कि उसी टाइम टीवी पर एक और न्यूज चल रही थी, नए प्रोजेक्ट्स, नए पोर्ट्स और नए मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एंकर बड़े एक्साइटमेंट में नंबर्स गिना रहा था, कैसे हजारों किलोमीटर दूर द ग्रेट निकोबार के सदियों पुराने रेन फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जा रहा था। डेवलपमेंट के नाम पे, फ्यूचर के नाम पे लाखों पेड़ काटे जा रहे थे एक नया फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। रमेश चुपचाप बैठा उस व्हाइट स्क्रीन को देख रहा था। रमेश को जियोपॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, ना ही कार्बन साइकिल समझ आती है, पर उसे ये जरूर दिख रहा था कि हर साल गर्मी बढ़ते जा रही है। टीवी पर फ्यूचर बन रहा था और यहाँ रमेश अपनी मिट्टी में अपना प्रेजेंट ढूंढ रहा था। पहले फसल आधी हुई, फिर बीज उधार लिए गए, फिर खाद, फिर बैंक वालों के फोन आने लग गए। धीरे धीरे खेत जमीन कम, कर्जा ज्यादा लगने लगा और एक दिन रमेश ने गांव छोड़ दिया। अब वो शहर में डिलीवरी करता है। अब वापस उसी ऑफिस में चलते हैं। अंकित को नोटिफिकेशन आता है, योर डिलीवरी पार्टनर हैज बीन डिलेड। अंकित फ्रस्ट्रेट होकर ऑर्डर कैंसिल कर देता है और अपना लैपटॉप बैग उठाता है और घर के लिए निकल जाता है। उसके दिमाग में मैथ सिंपल है, बाहर चाहे कितनी भी आग लगे, दुनिया जले तो जले, उसका एसी उसको बचा लेगा। पर तभी उसकी माँ का कॉल आता है। सामने से सिर्फ रोने की और घबराहट की आवाज आती है। उसकी माँ कहती है, बेटा जल्दी सोसाइटी वाले क्लिनिक आ जा, तेरे पापा बाहर धूप में बेहोश होकर गिर गए थे। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो ट्रैफिक को चीरते हुए जैसे तैसे क्लिनिक पहुंचता है। पापा बेड पर हैं, डॉक्टर उसे कोने में ले जाता है और उसे समझाता है कि बेटा देखो, इस एज में अगर एक और स्ट्रोक आता है तो वो इसे झेल नहीं पाएंगे, इनको ले जाओ, इनका ध्यान रखो, इनको ठंडे में रखना। अंकित थोड़ी चैन की सांस लेता है। वो पापा को घर लेकर जाता है, वहां तुरंत उन्हें बेड पर लेटाता है और एसी ऑन कर देता है। एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है, उसको लगता है चलो अब सिचुएशन कंट्रोल में है। पर यह सुकून सिर्फ चंद मिनटों तक टिकता है। अचानक ठंडी हवा आना बंद हो जाती है, बाहर एक खट की आवाज आती है जोर से और अगले ही सेकंड फ्लैट में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है, मेन पावर फेल्ड, बैकअप जनरेटर ट्रिप्ड ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। तुम्हें लगता है पावर 15-20 मिनट में आ जाएगी, राइट? पिछले ही महीने अप्रैल 2026 की पंजाब की रियलिटी देख लो। वो अनएक्सपेक्टेड थी, इतना टेम्परेचर हमने सोचा नहीं था और टेम्परेचर के अलावा हमने ये नहीं सोचा था कि बिजली की इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। कभी भी इतनी डिमांड अप्रैल में नहीं हुई जो इस साल हुई है। रिजल्ट, लुधियाना, जालंधर, पटियाला जैसे बड़ी सिटीज में लोगों ने 1-2 घंटे के नहीं 8 से 10 घंटे के ब्लैकआउट्स को फेस किया। और आज वही ब्रेकडाउन अंकित के घर में हो रहा था। आज उसका इल्यूजन टूट गया था। उसे एक नई बात रियलाइज हुई जो उसको आज तक नहीं हुई थी कि एक डिसेंट सैलरी इंसान की बारी डिले ज़रूर कर सकती है और उसे इस हीट वेव से, इस क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा नहीं सकती। और यही हमारी सबसे डरावनी रियलिटी है। हमने हमारी सिटीज़ में कंक्रीट और शीशे के बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए हैं और आज अंकित उसी फ्लैट में घुट रहा है। सिस्टम जब बैठता है तो इससे कोई नहीं बचता और सबसे पहले ये आंच उन लोगों को जलाती है जिनके पास हमारी तरह एसी वाले फ्लैट्स या वर्क फ्रॉम होम की लग्जरी नहीं है। लेकिन यार, क्या हम सच में इतने ज़्यादा मजबूर हैं? क्या इस उबलती हुई मिट्टी पर मौत का इंतज़ार करना ही हमारी किस्मत है? बिल्कुल नहीं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो ये सब कुछ को बदला जा सकता है, बहुत ही छोटे पर पर्सनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन से और सिस्टम के सही वक्त पर लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से। सोचो, अगर अंकित ने सिर्फ अपने घर में एसी लगाने के बदले उन्होंने अपने घर की छत पे सिर्फ कूल रूफ पेंट या लाइम वॉश लगाया होता तो जो ये कंक्रीट पूरे दिन सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। घर का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक कम हो जाता। अगर उसकी खिड़कियों और बालकनी पर वर्टिकल गार्डन्स या ग्रीन कर्टन्स होती तो ये हीट वेव उसकी ग्लास को छू तक नहीं पाती। लेकिन सवाल तो उस पावर ग्रिड का भी है जो इतनी गर्मी में थप पड़ गया। इसका सवाल गवर्नमेंट ने पीएम सूर्य घर योजना में दे रखा है, जहां रूफटॉप सोलर पर भारी सब्सिडी मिलती है। अगर हम अवेयर होकर इन स्कीम्स को एग्रेसिवली अपनाएंगे तो हमारे ग्रिड पर इतना लोड कभी पड़ेगा ही नहीं और जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और रमेश की तो कोई गलती थी ही नहीं। जब आप 46 डिग्री धूप में बाइक चलाते हो तो परिवार की टेंशन और घर की टेंशन आपके दिमाग को एकदम सुन कर देती है। उसे नहीं पता था कि बॉडी से सिर्फ पानी नहीं, जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। अगर हम एज अ सोसाइटी थोड़े और अवेयर होते, उसे 15 रुपए का ORS का सैशे ऑफर किया होता या नींबू पानी ऑफर किया होता या एटलीस्ट एक छाछ ऑफर की होती तो उसके बॉडी का इंटरनल कूलिंग सिस्टम फेल नहीं होता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फेलियर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का भी है। गवर्नमेंट के पास पेपर पे तो हीट एक्शन प्लान एकदम रेडी रहता है और ग्राउंड रियलिटी पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन एकदम जीरो है। क्लाइमेट रिपोर्ट्स एकदम साफ कहती है कि इंडिया के मैक्सिमम हीट एक्शन प्लान सिर्फ फाइलों में बंद है, क्योंकि हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं इंप्लीमेंट कर पाती कि पीक हीट वेव के ड्यूरेशन पे लेबर या आउटसाइड वेज वर्कर्स पे मैंडेटरी ब्रेक होना चाहिए। अगर सिस्टम ने कंपनीज और एप्स पर ये रूल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किए होते तो रमेश को अपनी रेटिंग या दिहाड़ी बचाने के लिए हीट वेव में बाहर निकलना ही नहीं पड़ता और शायद वो जिंदा होता। और चलो शहर की बात छोड़ो, रमेश को शहर आना ही क्यों पड़ा? क्योंकि उसके गांव में पानी सूख गया था। और अगर हमारा सिस्टम और गवर्नमेंट साथ में सही से काम कर रही होती तो गवर्नमेंट की पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत उसके खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लग गए होते, जिससे ना उसका खेत सूखता और सूरज उसकी गेहूं की फसल को ऐसे जला नहीं पाता। और जब टर्मिनल हीट स्ट्रेस से उसकी फसल खराब हुई तो अगर इंश्योरेंस क्लेम उसे बिना भटकाए इजीली मिल जाता तो उसे बीज और खाद के कर्ज के बोझ तले ना अपना गांव छोड़ना पड़ता, ना अपना खेत छोड़ना पड़ता और इस दिल्ली की हीट वेव में आकर काम तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। वो अपने गांव में सेफ होता। और जो कलेश हमने सुनीता और सुरेश के घर पर देखा, जो कि बस आधी बाल्टी की वजह से हुई, वो कोई आम परिवार की लड़ाई नहीं थी। वो पानी की किल्लत से पैदा हुई दिमाग का पैनिक स्टेट था। यहाँ पर जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन के अमृत सरोवर मिशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम्स को हर गली
हर मोहल्ले में सही तरह से इम्प्लीमेंट करने की। और अगर हम भी अपने लेवल पर ग्रे वाटर रिसाइकलिंग करें, यानी कपड़े और बर्तन धोने के पानी को अगर टॉयलेट और क्लीनिंग में यूज करें, ये सर्वाइवल के वो छोटे छोटे हथियार हैं जो हमारे पास होंगे तो हम फाइट बैक कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने रास्ते बनाए हैं, पर अगर उन्हें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें खुद अवेयर होकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। आज हम अभी जग गए और हमने इस सच को समझा और सही स्कीम्स और रेमेडीज को अपनाया तो हम इस पिक्चर को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि एक साल में इंडिया ने एक्सट्रीम हीट की वजह से 16,000 करोड़ लेबर आवर्स लूज किए। सुनने में सिर्फ ये एक नंबर लगता है, पर अगर हम इसे ध्यान से कैलकुलेट करें तो ये अंकित, सुरेश, रमेश जैसे 8 करोड़ वर्कर्स की एक साल का वर्क आवर्स है। 8 करोड़ लोग जो इसीलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि गर्मी बहुत थी, हीट बहुत थी और सिस्टम ने उन्हें बचाने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया था। ये सब सुन के या तो तुम सिस्टम से लड़ना चाहोगे या तो तुम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करोगे। दोनों वैलिड है, पर सच ये है हम किसी मसीहा का वेट नहीं कर सकते। अपनी जान और अपनों की जान हमें खुद बचानी है। बस इसीलिए इस साल एक पेड़, बस एक। मान लो कि अगर 1000 लोगों ने वीडियो देखा, 10% लोगों ने भी एक पेड़ लगाए तो 100 पेड़ हो जाएंगे। शायद छोटा लगे, बट सिटीज के लिए थोड़ी कम गर्मी, थोड़ा कम एसी चलाना, थोड़ा कम बिजली बिल। और जब ये बात अपनों तक पहुंचती है तो कब ये 100 पेड़ 1000 पेड़ में बदल जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। हम इस चेन रिएक्शन को बदल सकते हैं, पर इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली। क्योंकि हर कलेक्टिव एक्शन अपनों से स्टार्ट होती है। रमेश जैसे लोग जिनके पास चॉइस नहीं है दोपहर में निकलने या नहीं निकलने की, पर तुम अपनी चॉइसेस को एडजस्ट कर सकते हो। तुम बिना ज़रूरत अपनी दोपहर की डिलीवरी को टाल सकते हो। तुम टाल सकते हो दोपहर में निकलना अगर ज़रूरत ना हो। शायद तुम्हें फ़र्क ना पड़े, पर किसी और के लिए तुम्हारा ये छोटा सा डिसीजन बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। हर कोई रुक नहीं सकता, हर किसी के पास चॉइस नहीं होती, पर जिनके पास होती है उन पर एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी अपनी नहीं, अपनों की। तो सोचो, समझो और थोड़ा सा बदलो।